Hello everyone, welcome once again. So in this video we'll talk about speech acts and speech events. This topic falls under the umbrella of pragmatics. इस topic को हम pragmatics के अंदर भी discuss करते हैं, semantics के अंदर भी discuss करते हैं, but the perspective changes a bit. लेकिन basics जो हैं वो सारी same है. Okay, what are speech acts and events? Speech acts का मतलब है actions performed via utterances. Utterance मतलब कुछ बोलना. जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू अटरेंसेस, कुछ बोलने के ज़रिए हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीच एक्ट. एक्शंस परफॉर्म्ड विया अटरेंसेस आर कॉल्ड स्पीच एक्ट्स. In English, they are commonly known as apology, compliment, complaint, invitation, promise, request and apply to speakers communicating intention. जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, कभी इनविटेशन देते हैं, तो ये सारे जो काम हो रहे हैं दे आर परफॉर्म्ड थ्रू आवर अटरेंसेस, हमारी अटरेंसेस की वजह से हो रहे हैं, तो ये सारे स्पीच एक्ट्स हैं. देन कम स्पीच इवेंट्स. स्पीच इवेंट्स किसे कहते हैं? The circumstances surrounding the utterance are called speech event. वो जो स्पेसिफिक अटरेंस हम जब कर रहे थे, वो जब हम बात बोल रहे थे, उस टाइम पे उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, सराउंडिंग्स क्या थे, उसका मतलब सराउंडिंग बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम कहते हैं स्पीच इवेंट. मतलब कोई भी स्पीच एक्ट है, अगर हम किसी से कोई वादा कर रहे हैं तो उस टाइम जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है एंड ऑल दिस, उसको हम कहेंगे स्पीच इवेंट. किस इवेंट में किस टाइम पे हो रहा था, तो दैट इज़ द स्पीच इवेंट. And their nature that determines the interpretation of an utterance as performing a particular speech act. और हम उस सराउंडिंग को स्पीच इवेंट कहते हैं जिस सराउंडिंग का उस स्पीच एक्ट की मीनिंग पे इन्फ्लुएंस हो रहा है. वो अगर टाइम की वजह से उसकी मीनिंग में चेंजिंग आ सकती है तो हम कहेंगे कि वो एक स्पीच इवेंट है. फॉर एग्जाम्पल, द टी इज़ रियली कॉल्ड. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कोई बात है, द टी इज़ रियली कॉल्ड. दिस अटरेंस कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ कंप्लेन और अ प्रेज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज. इफ़ इट इज़ विंटर और समर, अ कोल्ड और अ हॉट डे. ठीक है, इसने कहा कि द टी इज़ रियली कोल्ड. अब इसमें शिकायत भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे स्पीच इवेंट कौन सा था. अगर तब जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उनको सर्दी लग रही थी, तब जो है ना दैट इज़ रियली कॉल्ड, तब उनको ठंडी चाय ला के दे, तो ज़ाहिर है वो कंप्लेन होगा, उनको तो इस बात से शिकायत होगी. तो जो सिचुएशन है, जो सराउंडिंग है, उसकी इस बात की मीनिंग के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट. स्पीच एक्ट्स जो हैं उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं: द लोकुशनरी एक्ट, द इल्लोकुशनरी एक्ट एंड द परलोकुशनरी एक्ट. सबसे पहले है द लोकुशनरी एक्ट. द लोकुशनरी एक्ट का मतलब है जो बात स्पेसिफिकली जो बात हमने बोली है उसको कहते हैं द लोकुशनरी एक्ट. स्पेसिफिक बात हमने जो भी बात की वो एग्जैक्ट वर्डिंग जो है उसको हम कहते हैं द लोकुशनरी एक्ट. इल्लोकुशनरी एक्ट किसे कहते हैं? द कम्युनिकेटिव फोर्स ऑफ एन अटरेंस. वो जो हमने अटरेंस की है, वो जो हमने बात बोली है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को, उस फोर्स को कहा जाता है इल्लोकुशनरी एक्ट. सपोज ऊपर वो जो चाय ठंडी वाली हमने बात की, दैट इज़ रियली कोल्ड, उसमें उसने कहा दैट इज़ रियली कोल्ड. वो जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो लोकुशनरी एक्ट है. इस स्टेटमेंट के पीछे उसने शिकायत की है, तो वो शिकायत इल्लोकुशनरी एक्ट है. और परलोकुशनरी एक्ट उसका इफ़ेक्ट है कि इस बात का क्या रिज़ल्ट, इफ़ेक्ट क्या हुआ. इफ़ेक्ट यह हुआ कि उसने जाके चाय को दोबारा से गर्म कर लिया या जो भी. तो इफ़ेक्ट जो है उसको हम कहते हैं द परलोकुशनरी एक्ट. तो ये 3 चीज़ें हैं: लोकुशनरी, इल्लोकुशनरी, परलोकुशनरी. सीक्वेंस में करें तो वो जो उसने जो भी एग्जैक्ट बात बोली है वो, उसके पीछे का रीज़न और उसका इफ़ेक्ट, ये तीनों बातें हैं स्पीच एक्ट्स के अंदर आती हैं. एक और एग्जांपल है, गिव मी एन एप्पल. अगर कोई कहे गिव मी एन एप्पल, तो लोकुशनरी एक्ट का मतलब है ये बात खुद है, गिव मी एन एप्पल, ये बात खुद लोकुशनरी एक्ट है. इसके पीछे जो है उसने कोई रिक्वेस्ट किया है या कमांड किया है, तो वो क्या हो गया, इल्लोकुशनरी एक्ट. इसके रिजल्ट में वो जो साथ बैठा बंदा था उसने उसको एप्पल ला के दे दिया, तो ये उसका इफेक्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, परलोकुशनरी एक्ट. फिर यहाँ पे एक बात है, आई सी यू लेटर. आई सी यू लेटर जो है ये एक बात है, ये एक लोकुशनरी एक्ट है, ये एक लोकुशनरी एक्ट है. इसके पीछे जो इल्लोकुशनरी एक्ट है, मतलब इसके पीछे जो रीज़न है, जो मकसद है, जो हिडन मीनिंग है, वो डिफरेंट हो सकती है. इसमें ये भी हो सकता है कि कोई प्रिडिक्शन कर रहा हो, मतलब कोई पेशगोई कर रहा हो कि हो सकता है मैं आपको बाद में देख लूँ. इसके पीछे कोई वार्निंग भी हो सकती है कि आपने कोई काम बिगाड़ा है, कोई आपसे कह रहा है आई विल सी यू लेटर, तो ये वार्निंग भी हो सकती है. इसके अलावा प्रॉमिस भी हो सकता है, अगर आप किसी से मिल के दोबारा जा रहे हैं तो आखिर में कहते हैं कि आई विल सी यू लेटर, मतलब हम फिर मिलेंगे, फिर देखेंगे, तो ये प्रॉमिस भी हो सकती है.
तो तीन मतलब एक ही बात जो है उसकी तीन डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। और ये मीनिंग के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू द कॉन्टेक्स्ट के उस टाइम पे इवेंट क्या था, स्पीच इवेंट कौन सा था, कॉन्टेक्स्ट कौन सा था। अगर उसने कोई गलत काम किया था तो वो वार्निंग होगी, अगर वो लोग अभी अभी मिल के कहीं जा रहे हैं तो वो प्रॉमिस होगा, अगर वो वैसे किसी और सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो वो प्रिडिक्शन होगा। तो इवेंट का स्पीच एक्ट के ऊपर इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। फिर बात आएगी कि चलिए इसके बहुत सारी मीनिंग्स तो हो सकती हैं, लेकिन हम उस मीनिंग तक कैसे पहुँचे? हमें कैसे पता चलेगा कि उस सिचुएशन के अंदर कौन-सी स्पेसिफिक मीनिंग इस बात के लिए फिट आ सकती है? इसके लिए हम 2 चीज़ों की हेल्प लेते हैं। पहली चीज़ है आईएफआईडी, यानी कि इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइसेज़, इफिड्स जिनको कहा जाता है। इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइसेज़, ये ऐसे डिवाइसेज़ होते हैं कि जो फोर्स को इंडिकेट करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और दूसरी चीज़ है फेलिसिटी कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करे तो ये वाली मीनिंग इसके अंदर फिट आ सकती है। इस तरह से हम इन कंडीशंस को देख रहे होते हैं। पहला जो इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है परफॉर्मेटिव वर्ब, कि उसके अंदर वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है। परफॉर्मेटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके अंदर कोई एक्शन शो हो रहा, वो कौन सा यूज़ हुआ है। ऐसा वर्ब जो खुद ही बता रहा हो कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। अगर कोई कहे आई प्रॉमिस यू दैट आई विल सी यू लेटर, तो इसमें तो प्रॉमिस वर्ब से ही हमें पता लग रहा है कि ये प्रॉमिस है। अगर कोई कहे आई वार्न यू दैट आई विल सी यू लेटर, तो ये वार्निंग है। आई प्रिडिक्ट दैट आई विल सी यू लेटर, तो ये प्रिडिक्शन है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर उस अटरेंस के अंदर परफॉर्मेटिव वर्ब है तो हम उस वर्ब को देख के उसके पीछे के फोर्स तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा फेलिसिटी कंडीशन है। फेलिसिटी कंडीशन इसको कहते हैं कि बाय द राइट पर्सन इन द राइट टाइम इन द राइट कंडीशन, ठीक है। अगर कोई बंदा कहे कि आई सेंटेंस यू टू 6 months ऑफ प्रिजन, में आपको 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाता हूँ। अगर ये कोई वैसे ही बंदा दोस्तों के ग्रुप में बैठ बैठ के बोल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे यही उसका फोर्स नहीं होगा, वो सीरियस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कोर्ट रूम है, वहाँ पे जज भी है, मुलजिम भी है, वकील भी हैं, और वो जज ऐसा कह रहा है कि आई सेंटेंस यू टू 6 months ऑफ प्रिजन, तो ज़ाहिर सी बात है इस बात का इफेक्ट होगा, इस बात के पीछे सच्चाई होगी, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन जो है वो पूरे हो रहे हैं। बाय द राइट पर्सन इन द राइट टाइम इन द राइट सिचुएशन, ये तीनों कंडीशंस पूरे हो गए, तो इसका मतलब है किसी पीछे फोर्स वहीं होगा। तो जब भी कोई बात कंडीशंस को पूरी करे, ये 3 कंडीशंस को जिनको फेलिसिटी कंडीशंस कहा जाता है, तब हमें पता लगेगा कि उसके पीछे क्या फ़ोर्स है, उसके पीछे क्या रीज़न है। उसके अलावा दूसरे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो है ऑर्डर, स्ट्रेस, इंटोनेशन, कि हम बात करते हुए किस चीज़ पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, किस चीज़ पे इंटोनेशन लगा रहे हैं। अगर हम कहें यू आर गोइंग, तो मतलब ये कि हम उनको बता रहे हैं कि यू आर गोइंग, हम उनको बता रहे हैं। अगर हम पूछें यू आर गोइंग, तो हमारे अंदाज से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं या फिर कंफर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रेस और इंटोनेशन को देख के भी हम उसके बैकग्राउंड जो भी फोर्स है उस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फेलिसिटी कंडीशंस दूसरे भी हैं, वो जनरल कंडीशंस हैं ऑन द पार्टिसिपेंट, फॉर एग्जांपल दैट दे आर कैन अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, मतलब बोलने वाले और सुनने वाले जो है वो एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। अगर बोलने वाला जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, सुनने वाला उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, तो कंडीशन वहाँ पे मैच नहीं करती है। उसके अलावा कंटेंट कंडीशन है। फॉर एग्जांपल प्रॉमिस, अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रॉमिस का कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। उसके अलावा प्रिपरेटरी कंडीशंस हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू एन अटरेंस इन ऑर्डर फॉर इट काउंट एज अ पर्टिकुलर स्पीच एक्ट। कुछ चीज़ें होती है प्रिपरेटरी होती है, मतलब कोई भी बात बोली है तो उससे पहले के कंडीशंस ऐसे होने चाहिए कि जिनसे हमें पता लगे कि ये बात जो है वो एक स्पीच एक्ट है, कोई ऐसी ही बात नहीं है बल्कि स्पीच एक्ट है। जैसे हमने कोर्ट वाली बात की, तो कोर्ट में ऐसा होना चाहिए कि वो जो मुलजिम है, मतलब ये होना चाहिए कि मुलजिम पे इल्ज़ाम साबित हुआ हो, ये उसकी प्रिपरेटरी कंडीशन होगी। अगर साबित हुआ है तो जाहिर सी बात है वो जो जज ने जो बात कही, आई सेंटेंस यू टू 6 months ऑफ प्रिजन, उस वो बात जो है वो एक सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि एक स्पीच एक्ट होगी कि जिसकी वजह से उस बंदे को रियल में कैद की सज़ा मिलेगी। फिर सिंसेरिटी कंडीशन होती है। रिक्वायरमेंट्स ऑन जेन्युइन इंटेंशंस ऑफ अ स्पीकर, कि स्पीकर के क्या इंटेंशंस है। फॉर एग्जांपल फॉर अ प्रॉमिस द स्पीकर जनरली इंटेंड्स टू कैरी आउट द फ्यूचर एक्शन, अगर कोई प्रॉमिस है तो वो फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करेगा। अगर कोई कमांड है तो वो किसी काम को करने की बात करेगा, तो ये सारी सिंसेरिटी कंडीशंस में आ जाती हैं। उसके अलावा द एसेंशियल कंडीशन, रिक्वायरमेंट दैट अटरेंस कमिट्स द स्पीकर टू द एक्ट परफॉर्म। फिर एक कंडीशन ये भी है कि वो जो स्पीकर ने बात की है वो अटरेंस क्या करे, उस स्पीकर को कमिट करे, मतलब वो उसके साथ उसकी कमिटमेंट हो। द अटरेंस चेंजेस माई स्टेट फ्रॉम नॉन ऑब्लिगेशन टू ऑब्लिगेशन, अगर कोई सपोज नॉन ऑब्लिगेशन, तब वो है
कोई नन मुस्लिम है, ठीक है, वो जब कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान हो जाता है। तो वो ये जो कलमा पढ़ने का जो एक्शन है, वो जो उसको हम कहेंगे द एसेंशियल कंडीशन, क्योंकि इस बात की वजह से, इस एक्ट की वजह से वो उस स्पीकर को कमिटमेंट दे रहा है कि अब के बाद वो मुसलमान हो गया। तो इस तरह की सिचुएशंस को, कंडीशंस को हम कहते हैं द एसेंशियल कंडीशन। फिर स्पीच एक्ट्स जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है डिक्लेरेशन, मतलब ऐसी बात जिससे कोई चीज़ डिक्लेयर हो, जिससे दुनिया में कोई चेंजिंग आई हो। जैसे अगर कोई प्रीस्ट कहता है कि आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, उसकी इस बात की वजह से वो जो दो पहले हस्बैंड एंड वाइफ नहीं थे, वो अब हस्बैंड एंड वाइफ बन रहे हैं। तो ये जो बात है, ये क्या है, एक स्पीच एक्ट है, जिसको हम डिक्लेरेशन में कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है कि वो दोनों अब हस्बैंड एंड वाइफ है। इसी तरह अगर कोई कहे यू आर आउट, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि नाउ ही इज़ आउट, तो ये डिक्लेरेशंस आ गई। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स आती हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फैक्ट्स यानी कि जो डिस्क्रिप्शन, जो कंक्लूजन, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उनको हम बोलते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स में आते हैं, जैसे कि द अर्थ इज़ फ्लैट और बाकी एग्जांपल्स। देन कम्स एक्सप्रेसिव्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने प्लेयर, पेन, लाइक्स, डिसलाइक्स, जॉय और सोरो और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम कहें आई एम रियली सॉरी, तो ये एक एक्सप्रेसिव स्पीच एक्ट होगा, क्योंकि इसमें हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन कम्स डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स में हम क्या करते हैं, किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं। इसमें ज़्यादातर कमांड्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस वगैरह आते हैं। अगर हम कहें डोंट टच दैट, तो मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको टच नहीं करो, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो बंदा उसको टच नहीं करे। तो इस तरह के जो कमांड्स और ऑर्डर्स आते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टिव्स। देन कम्स कॉमिजिव्स, कॉमिजिव्स में हम क्या करते हैं, प्रोमिसेस या थ्रेट्स या रिफ्यूजल्स या प्लेजेस करते हैं। अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस करें, तो वो कॉमिजिव स्पीच एक्ट होगा। जैसे आई विल बी बैक, प्रॉमिस किया, तो यस कॉमिसिव है। वी आर गोइंग टू गेट इट राइट नेक्स्ट टाइम, ये भी जो है ना प्रॉमिस है। फिर थ्रेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉमिसिव्स में आती हैं। फिर स्पीच एक्ट्स को अगर हम क्लासिफाई करें फर्दर, तो इनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स ऐसे स्पीच एक्ट्स होते हैं जिनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में, मतलब जो बात हमने की है और उसके पीछे जो फंक्शन है, उनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के जरिए अगर हम समझें, तो हम अगर ये कहें कि मूव आउट ऑफ द वे, तो ये क्या है, एक डायरेक्ट कमांड है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट को देखें, तो यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, अगर हम किसी से ये कहें कि प्लीज़ मुझे रास्ता दो, तो मतलब ये डायरेक्ट है, हमने कहा रास्ता दो और उन्होंने रास्ता देना है, तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम ये कहें कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, आप टीवी के सामने खड़े हो, तो हमने ये नहीं कहा कि आप मुझे टीवी की स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, ये नहीं कहा। हमने डायरेक्टली नहीं कहा, बल्कि हमने इनडायरेक्टली कहा कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टी आप टीवी के सामने खड़े हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर हम कहें कि मुझे टीवी नज़र नहीं आ रही, आप सामने से हटे हैं, तो ये डायरेक्ट होगा। अगर हम कहें कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, तो ये इनडायरेक्ट होगा। इस तरह से हम स्पीच एक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी अबाउट स्पीच एक्ट्स एंड स्पीच इवेंट्स। दैट इज़ ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। I'll be adding this video to the playlist, जिसका नाम होगा pragmatics। उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं about pragmatics. Don't forget to go and watch. That is all. Allah Hafiz.